हेलो। वेलकम टू देसी मास्टर्स। और देसी मास्टर्स के इस क्लास में मैं आपका इसलिए स्वागत कर रहा हूं क्योंकि हम लोग एक नया क्लास शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है PCECLE, यानी लैटरल एंट्री का जो इंग्लिश होता है दैट इज़ टेक्निकल इंग्लिश। उसके बारे में बात करूंगा। आप में से जिसका भी सपना है कि आप बीटेक में एडमिशन लें, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में, चूँकि गवर्नमेंट कॉलेज की बात ही कुछ निराली होती है, अनोखी बात होती है, तो उसके लिए एक टेस्ट को क्लियर करना पड़ता है जिसका नाम होता है लेटरल एंट्री का टेस्ट। ठीक है। इस टेस्ट के अंदर 3 पेपर्स होते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट इंग्लिश, जो कि मैं पढ़ाऊंगा। सेकंड मैथमेटिक्स, जो कि और हमारे पार्टनर लोग पढ़ाएंगे। और मैकेनिक्स, वो भी एक एक्सपर्ट के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो अब सवाल ये होता है कि भाई इंजीनियरिंग में ये इंग्लिश का क्या रोल है? तो इंग्लिश का सबसे बड़ा रोल है। आफ्टर ऑल इंग्लिश ही सब कुछ है जो आपको आगे तक पहुंचाएगा। इस क्लास में क्या रोल है, ये भी एक सवाल है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि सबसे पहले इंग्लिश का कॉपी चेक किया जाता है, और अगर इंग्लिश में आपने 36 मार्क्स ऑब्टेन किया है, यानी 9 क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्योंकि 1 क्वेश्चन कंटेन्स 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन में 4 नंबर होते हैं, और 9 क्वेश्चन आप बनाएंगे तो 36 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स का कॉपी चेक किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। टेक्निकल इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी, और मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हम ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं ले जाएंगे, आपके कंसंट्रेशन को डाइवर्ट नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इंग्लिश का काम सिर्फ गेट पास की तरह है। ठीक है। आपने अगर 36 मार्क्स ऑब्टेन कर लिया, दैट इज क्लियर। इसकी तरफ ध्यान लगाना आपको। आपका गोल होना चाहिए 36 मार्क्स ओनली। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश फॉर PCECLE लेटरल एंट्री का इंग्लिश है, जिसको टेक्निकल इंग्लिश भी कहते हैं। इसमें हमारे देसी मास्टर्स का ये सोच है कि ज़्यादा लंबा ना हो, बच्चे ज़्यादा बोर ना हो। ऐसा ना हो कि वो इंग्लिश ही पढ़ते रह जाए और मैथ और मैकेनिक्स को भूल जाएं। जबकि मैं बार बार इंग्लिश का टीचर होने के बावजूद आपको ये बता रहा हूँ कि आपका ध्यान सिर्फ मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स की तरफ होना चाहिए। इंग्लिश आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। ठीक है। आइए टेक्निकल इंग्लिश की बात करते हैं। टेक्निकल इंग्लिश है क्या? किस बला का नाम है टेक्निकल इंग्लिश? तो आपको मालूम होना चाहिए कि टेक्निकल इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज कोर है। क्या है? कॉमन लैंग्वेज, जो कि बहुत से टेक्नीशियन या इस लाइन के रहने वाले लोग यूज करते हैं। कौन कौन यूज करते हैं? साइंटिस्ट यूज करते हैं, टेक्नीशियन यूज करते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट यूज करते हैं, और ऑपरेटर्स यूज करते हैं, यानी सबके लिए कॉमन है। ठीक है। इंग्लिश आपने बचपन में पढ़ा होगा, ग्रामर पढ़ा होगा, जैसे मोहन जाता है। ठीक है। और रिया आती है, ये भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसका यूज कहीं भी आपके इस क्लास में नहीं होने वाला है। हम एक ऐसा एस्पेक्ट लेके आएंगे जो आपको कामयाबी तक पहुंचाएगा। हमारा मकसद आपकी कामयाबी है, क्योंकि कस्टमर ब्रिंग्स कस्टमर, और हमारी टीम इसी रूल को फॉलो करती है। ओके। तो आपने समझ लिया कि एक कॉमन लैंग्वेज कोर को पढ़ना होगा, जैसे प्रोफेशनल लोग जो यूज करते हैं, जैसे साइंटिस्ट हैं, टेक्नीशियन हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और ऑपरेटर्स हैं। टेक्निकल इंग्लिश फॉर इंजीनियर्स इज स्पेशली इंपॉर्टेंट टुडे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको कुछ भी लिखना है तो कुछ भी ऐसे नहीं लिखेंगे ना। यू मस्ट नो द रूल एंड रेगुलेशन, यू मस्ट नो द टेक्निक। मेन क्या याद रखिएगा, टेक्निक का सही जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल करना, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल इंग्लिश। तो आइए, बड़ा मजेदार होगा। लेकिन आज के इस क्लास में मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा ओवरव्यू ऑफ सिलेबस। सिलेबस क्या बताता है, आपका सिलेबस क्या बताता है। जैसे सिलेबस में नंबर 1 में आप देखेंगे ग्रामर एंड कंपोजिशन। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये जनरल ग्रामर नहीं होगा जो कि आप सिर्फ पढ़ते थे, ट्रांसलेशन बनाते थे, या फिर सिंपल यूज करते थे, वो नहीं, बिल्कुल अलग होगा। अब आपके दिल में ये सवाल है, ये क्या होगा? तो घबराइए नहीं, मैं सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है। बस आप बने रहें, और जो भी हो आपका कॉम्प्लीमेंट ज़रूर बताएं हमें, ताकि हमें भी पता चले कि हम लोग काम कैसा कर रहे हैं। पहले एक दो बता देता हूं मैं, ग्रामर पोर्शन में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ग्रामर पोर्शन में सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉनकॉर्ड, इसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब का एक जोड़, कहाँ पे क्या लगना चाहिए, इसके बारे में एक कॉमन सी बात है कि आपने देखा होगा कि एक रूल है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब
एग्रीमेंट। ठीक है, इसके अंदर दो रूल हैं। चूंकि देखिए आज ओवरव्यू ऑफ सिलेबस है तो बच्चों को ये पता चलना चाहिए ना कि आखिर इसमें है क्या। तो आपको बता देना चाहता हूं कि इंग्लिश सिंटैक्स के अंदर दो बेसिक रूल्स हैं। कितने रूल हैं? दो बेसिक रूल है, और इसी बेसिक रूल के चारों तरफ पूरे रूल्स को घुमाया जाता है। जैसे कैसे ऑर्बिट पे सारी चीजें घूमते हैं ना, क्योंकि आप लोग टेक्निकल लोग हैं ना तो टेक्निकल बातें समझ में आएगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या बेसिक रूल है। पहला रूल क्या है कि इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, verb must be verb must be singular। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लगाया जाएगा। जैसे आप लिखते हैं आई एम अ बॉय, I am a boy. I is singular, then we have used am. Am is also a singular verb. बात समझ में आ रही है? सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाते हैं। गोपी रीड्स अ बुक। अब देखिए एक रूल, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर when we add ses to a noun it becomes plural। तो यहाँ पर भी लोग समझ जाते हैं कि ses लग गया तो ये प्लूरल हो गया। बिल्कुल नहीं। ग्रामर में वर्ब जो होते हैं वो बेसिकली प्लूरल होते हैं, और उनको सिंगुलर बनाने के लिए वी हैव टू यूज ses। ठीक है, तो गोपी चूंकि सिंगुलर है इसलिए हमने क्या लगाया? रीड्स अ बुक। सेकंड रूल, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, verb must be plural। अगर अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे अब यहां पे लिखते हैं वी, क्या लिखा हमने? वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। अब देखिए वी प्लूरल तो हमने आर को भी प्लूरल लगाया, चूंकि इज और एम सिंगुलर है और आर जो है वो प्लूरल है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल भी आप देखिए, सोनू एंड मोनू, सोनू एंड मोनू। अब यहाँ पे रीड होगा, क्या होगा? रीड अ बुक। देखिए ये प्लूरल हुआ तो यहाँ पर हमने वर्ब भी प्लूरल लगाया। तो ये सिंटैक्स है। और एक बात समझ लीजिए कि मैं इसी अंदाज से आपको सिखाऊंगा ताकि आपको सीखने में बड़ी आसानी होगी। आपको इसके बाद किसी बुक को या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है लेटरल एंट्री के एग्जामिनेशन को क्लियर करने। ओके, आइए तो आपने देखा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड किसे कहते हैं। टेंस, टेंस के बारे में मैं काफ़ी आराम से पढ़ाऊंगा। मैंने ये प्लानिंग करके रखा है कि छोटा छोटा वीडियो आपको पहुंचाया जाए ताकि आपको टेंस समझ में आए। और टेंस वो नहीं फिर मैं ता है, ती है, रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या क्या एस्पेक्ट हो सकता है जो कि आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करवाए, इस तरह का टेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा। वॉइस, वॉइस आपने बहुत बनाया होगा, एक्टिव से पैसिव, पैसिव टू एक्टिव बहुत चेंज किया होगा। लेकिन कुछ ही बच्चे लोग जो है टेंस को समझते कि बस टेंस का ही वॉइस बनता है। बिल्कुल नहीं, टेंस के ज़्यादा भी वॉइस है, और इसीलिए मैं वॉइस को काफ़ी इलेबरेट करके आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपका एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं भी से कुछ पूछे तो आप कह सके नहीं मैं आई कैन सॉल्व इट। ओके, एंड सिंथेसिस, सिंथेसिस का क्या यूज़ है, कहाँ पे सिंथेसिस कैसे लगाया जाता है, कितना यूज़ किया जाता है, कहाँ पे चेंजिंग आता है, ये सारा। चूंकि मैं अभी आपको सिर्फ आपको ओवरव्यू ऑफ सिलेबस कर रहा हूँ, सिलेबस के अंदर डीपली जाने की कोशिश मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी ताकि बच्चे बोर ना हो, उनको ये समझ में आए कि ये टीचर पढ़ाने वाला है और यही कंटेंट हमको मिलने वाला। और एक बात याद रखिएगा, आपके सिलेबस का कोई भी कंटेंट छूटेगा नहीं, रुकेगा नहीं, बचेगा नहीं।
कॉमन एरर्स, इसके लिए कॉमन एरर्स के लिए आपको कुछ ग्रामर का बेसिक रूल मैं बताऊंगा, जहां जहां पे एरर होता है, जहां पे लोग गलती करते हैं, और ये कहीं ना कहीं इन चारों के ऊपर बना हुआ होगा, याद रखिएगा। इसका मकसद ये है कि इसके अंदर कौन कौन सा एरर लोग करते हैं, कहाँ पे गलती आती है, उन सब बातों को मैं इस सेक्शन में डिस्कस करूंगा बड़े अच्छे अंदाज में, बिल्कुल आराम के साथ, ताकि आपको वीडियो देखने में भी परेशानी ना हो और हमको बताने में भी परेशानी ना हो। ऐसा लगेगा कि बस आपके साथ पढ़ाई की जा रही है। वोकैबुलरी होगा, बहुत सारे वर्ड्स को मैं दूंगा आपको, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, काफ़ी मज़ेदार होगा ये। और एक बात याद रखिएगा, एक पैसेज आता है, पैसेज भी दिया हुआ हो सकता है, ऐसे जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन पैसेज दिया हुआ होगा और पैसेज से कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, ठीक है। उसके अलावा आपको ये भी चेक किया जाएगा कि आपका लैंग्वेज स्किल कैसा है, आप इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं या नहीं जानते हैं। इन सब बातों के साथ मैं आपको और नेक्स्ट स्टेप में लेके चलता हूं, ओके। आइए, नेक्स्ट है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। बिजनेस के अंदर चूंकि आपने डिप्लोमा करके आप हमारी पढ़ाई को कर रहे हैं, इसलिए आपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को काफ़ी कुछ सीखा होगा। हाउ टू राइट ईमेल, हाउ टू राइट लेटर, हाउ टू राइट इंक्वायरी लेटर, हाउ टू राइट लाइक बहुत सारे लेटर, बिजनेस लेटर, सारी चीज़ों को हम इस क्लास में लेके आए बड़े आराम के साथ। एक बात याद रखिएगा, इस क्लास में आराम से पढ़ना है, ऐसा देखना है कि आपको समझ में सब आ जाए। ड्राफ्टिंग ऑफिशियल एंड बिजनेस लेटर्स क्या क्या है, अब ये आपको मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि दे विल नॉट आस्क ए क्वेश्चन कि ड्राफ्ट ए लेटर, ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन, वो नहीं होगा, बल्कि उसमें से कुछ मेन बात होंगे कि हाउ शुड वी, व्हाई शुड वी ड्राफ्ट ए लेटर, व्हाई शुड वी ड्राफ्ट ए बिजनेस लेटर। जब आपको बिजनेस लेटर के बारे में मालूम होगा तभी ना आप बता पाएंगे कि क्या होता है, नहीं तो आपको भाई क्या, हमने तो बस लेटर लिखा है, इसके पॉइंट्स को नहीं जाना है। तो इस क्लास के अंदर हम आपको पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आपकी जानकारी को एकदम जेनिथ तक पहुंचाएंगे, ऊपर तक पहुंचाएंगे। ड्राफ्टिंग सर्कुलर, सर्कुलर कैसे ड्राफ्ट करते हैं, ऑफिशियल ऑर्डर्स कैसे, या इंस्ट्रक्शन, या फिर नोटिस है, ये जितनी भी चीज़ है मेमोरेंडम में, सबको बताने की कोशिश की जाएगी। ड्राफ्टिंग मिनट्स एंड एजेंडा ऑफ मीटिंग क्या होता है, जैसे होता क्या है ना कि जब आप किसी बड़े कंपनी में जॉब करने जाएंगे तो वो कहेंगे कि एक एजेंडा तैयार करो, तो अब एजेंडा क्या होता है भाई, जब तक आप जानेंगे नहीं तो आप कैसे उसको क्लियर करेंगे। इसलिए हमारा ये मकसद है कि आपको बताएं कि क्या होता है, एजेंडा कैसे लिखा जाता है, या फिर कैसे डिस्कस किया जाता है, ओके। अब देखिए, एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश क्या होता है, ठीक है। तो वहां पे ये नहीं कहेगा प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो नहीं होगा। स्पोकन इंग्लिश होता क्या है, उसके बारे में कुछ खास बातों को बताना है, उसकी थ्योरी को बताना है, और स्पेशली जो आपका इस सेशन से आएगा वो है फोनेटिक्स। क्या आएगा, फोनेटिक्स, याद रखिएगा, क्योंकि वो पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। अभी आपके सवाल दिल में ये सवाल हो रहा होगा, ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, हम तो बचपन से बोलते आ रहे हैं माँ, माँ आप बोलते हैं ना, एक कॉमन सा फनीम है, फनीम साउंड नहीं बोलते बल्कि फनीम बोलते हैं, कॉमन सा फनीम है माँ। ये देखिए माँ, मैंने माँ को लिख दिया, ये माँ। एक बात याद रखोगे बच्चों, जब भी कोई फनीम को लिखते हैं तो इसका यूज करते हैं, ये इसको कहते हैं स्लैंटिंग बार। क्या कहते हैं, स्लैंटिंग बार, माँ। अब ये एम लेटर नहीं है, ये एम फनीम है, माँ फनीम है, माँ। बहुत से बच्चे माँ बोलते हैं, लेकिन माँ होता क्या है, तो इसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है कि दो होंठ, यानी ये बाइलेबियल साउंड है। क्या है, बाइलेबियल, दोनों होठों को जब बंद करते हैं और खोलते हैं तो निकलती है माँ, ठीक है। और माँ ये नेजल भी है, नाक से निकलता है, जितने भी नेजल साउंड तीन होते हैं, माँ, ना और अंगा, ठीक है। तो ये आपके एग्जामिनेशन पर ये क्वेश्चन किया जाएगा, और अक्सर जितने भी अभी तक एग्जामिनेशन हुए हैं इस सेशन से काफ़ी कुछ आता है। और वो ये नहीं पूछेंगे स्पोकन इंग्लिश का मतलब बताओ, या फिर कैसे बात करते हैं, ये सब बिल्कुल नहीं, बल्कि ये पूछेंगे कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ माँ फनीम।
तो आपको मालूम ही नहीं होगा। इसीलिए जितने भी फोनेटिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि मैं भी एक फोनेटिशियन हूँ और मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको मैं फोनेटिक्स के बारे में काफ़ी इलेबरेट अंदाज से बताऊँ, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग, एक लास्ट इसका सेशन ये है, सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग। सेंटेंस को कैसे क्लियर करना है, या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, ये सारी बात, और पैराग्राफ राइटिंग को कैसे लिखा जाता है, ये सारी बातें आपको इस सेशन में मिलने जा रहा है। आपको हमारे यहाँ लगातार मिलता रहेगा, बस आप बने रहेंगे। चलिए, अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट है रिपोर्ट राइटिंग। चूंकि मेरा ये मानना है, और मेरा नहीं बल्कि जितने बड़े बड़े राइटर हैं सबका ये मानना है कि हर इंजीनियर को रिपोर्ट लिखना आना चाहिए। अब बचपन में, यानी जब आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया हो, उसको मैं बचपन बोल रहा हूँ, वहाँ जब आप जाते हैं केमिकल लैब में, केमिस्ट्री लैब में जब जाते हैं, तो वहाँ पे जो चीज़ होता है, तो टीचर आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि राइट इट डाउन, नोट करो, तो वही तो रिपोर्ट है। इवन आप एक्सीडेंट के बारे में लिखते हैं, वो आपका रिपोर्ट है। जब आप डिप्लोमा करके कहीं जॉब कर रहे होते हैं कंपनी में, तो वहाँ पे आपको कहता है कि ये इसका ये जो फंक्शन चल रहा है या जो ये एक्सपेरिमेंट है, इसका रिपोर्ट करके दिखलाओ, कैसे हुआ क्या हुआ। तो रिपोर्ट राइटिंग को काफ़ी अच्छे अंदाज से मैं बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट इन द प्रेजेंट डे इंडस्ट्रियल सेटअप। चूंकि इंडस्ट्री में जॉब करना है, इंडस्ट्री में आपसे पूछेगा कि इस पर रिपोर्ट तैयार करो, एंड इफ यू डोंट नो देन हाउ विल यू राइट इट डाउन, नहीं लिख पाओगे। इसीलिए जब बीटेक में एडमिशन लेना है, तो उसके पहले आपको जानना चाहिए कि रिपोर्ट राइटिंग है क्या और क्या इसका इंपॉर्टेंस है। सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स, कितने टाइप का रिपोर्ट्स होता है, ये भी हम आपको बताएंगे, चूंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, इसी के चारों तरफ आएगा। और राइटिंग रिपोर्ट में इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसका मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज, किस लैंग्वेज का यूज करना है। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि रिपोर्ट राइटिंग में ज़्यादा लंबी कहानी नहीं लिखी जाती है, बस टू द पॉइंट बात करना है, जितनी ज़रूरत हो उतना। तो इन सब चीज़ों को लेके हम इस क्लास को तैयार कर रहे हैं, ताकि आपको बड़ा मज़ा आए इस क्लास के अंदर। देखिए, लर्निंग एक अलग प्रोसेस, एग्जामिनेशन का पास करना एक अलग प्रोसेस है। तो हमारा ये काम है, हमारे टीम का ये सोच है कि हम लोग जो है सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे अंदाज से आप तक लेके आए, आपको समझ में आ जाए। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेस, कुछ खास बातें हैं, जैसे आप जैसे एक बात मानो, ये मेरा पेट है, क्या है, पेट है, दिस इज कॉमन लैंग्वेज में इसको स्टमक कहते हैं, ठीक है, लेकिन मेडिकल वाले इसको एब्डोमेन कहते हैं, ठीक है। और डांसर लोग जिसको बेली कहते हैं, डांसर लोग बेली डांस देखा होगा आपने, बेली डांस है। ऑपरेशन जब होगा तो डॉक्टर बोलेगा एब्डोमिनल केस है ये, है ना, और आमतौर से ये क्या कहते हैं, स्टमक। तो उसी तरीके से इंजीनियर्स लोग भी कुछ खास टेक्निकल वर्ड का यूज करते हैं जो कॉमन इंग्लिश में नहीं पाया जाता, या कॉमन लोग उसको नहीं जानते हैं। इसी सब चीज़ों को लेके हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अंदाज से बनाने की कोशिश की है। अब आप अपना जो है एक फीडबैक ज़रूर देंगे। प्रेसिज राइटिंग क्या होता है, ये भी आपने प्रेसिज राइटिंग पढ़ा होगा, क्योंकि टेक्निकल मैं खुद पढ़ाता हूँ, मुझे खुद मालूम है कि डिप्लोमा वाले बच्चों को प्रेसिज राइटिंग पढ़ना होता है। लेकिन अब आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो उसमें हम आपको प्रेसिज राइटिंग नहीं बताएंगे लिखने के लिए, बल्कि ये बताएंगे कि आपके एग्जामिनेशन में कौन सी चीज़ आती है, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आपको आसानी से आप बीटेक में जाएं। और हमेशा देसी मास्टर्स को याद रखें कि इन लोगों ने काफ़ी अच्छे अंदाज से, देखिए सारी चीज़ें बुक्स में अवेलेबल हैं, लेकिन टीचर की ज़रूरत क्या है, टीचर की ज़रूरत ये है कि वो इसको सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाता है। बस अगर आपको हमारा अंदाज समझ में आया, तो आपका एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है, इसका गारंटी है। और स्पोकन इंग्लिश के भी मैंने आपको बताया कि उसी चीज़ को रिपीट किया गया सिलेबस के अंदर। इन सब के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इतना ही सिलेबस है, और इसके आगे जो है फिर आप हमारे साथ बने रहें, और जैसा फीडबैक हो हमें फीडबैक करके बताएं कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग देसी मास्टर्स।